Put your mics on mute. Okay. So today we'll discuss about environment and human health. Page number 156 in your textbook. So सबसे पहले सहज को बोलिए कि वहां पे ज्वाइन ना करे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरमेंट होता क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या होती है, ह्यूमन हेल्थ क्या होती है। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ is to a large extent determined by the quality of our environment, both indoor and outdoor. जब भी हम कभी ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, तो ये डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एनवायरनमेंट चाहे वो हमारा इंडोर एनवायरनमेंट है, चाहे हमारा आउटडोर एनवायरनमेंट है, ठीक है, चाहे वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, चाहे हमारा बिल्ट एनवायरनमेंट है। तो जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बताते हैं कि ह्यूमन हेल्थ कैसी रहेगी हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, वर्क एंड रिलैक्स is a determining factor for our health and well-being. Physical as well as chemical and microbiological factors in the environment can have consequences on our health, both physically and mentally. जो ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हमारे, इनको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, या माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सभी जो है ये डिसाइड करते हैं कि इनका कंसिक्वेंस क्या रहेगा हमारी हेल्थ पर, both physically or mentally. Now coming to बच्चे, this is not the way. I will not enter anyone in this class. I will not allow. This is quite disturbing. टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो आप लोग? रिंकी, put your mic off. Now coming to environmental health. Environmental health is the branch of public health that is concerned with all aspects of the natural and built environment that may affect human health. जो environmental health है, ये public health की ही एक branch है। किससे concerned है, किससे related है? ये deal करती है with the natural and built environment जो कि human health को affect करते हैं। अदर टर्म्स, इसके लिए हम कुछ और टर्म्स भी यूज कर सकते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए, वो है एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। अब एनवायरमेंटल हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ये बहुत एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल हेल्थ फोकस करती है किस पे, नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट्स पे फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, नेचुरल और बिल्ट दोनों एनवायरनमेंट पे फोकस करेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ठीक है, सो दीज आर मच रिलेटेड टू ईच अदर। देन कमिंग टू हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी है, सो हेल्थ इज डिफाइंड एज हेल्थ
is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस definition को, ठीक है? So the best known health impacts are related to ambient air pollution, poor water quality and insufficient sanitation. जो सबसे ज्यादा जो हेल्थ इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे जो हमारे चारों तरफ एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, पुअर वाटर क्वालिटी है और इनसफिशिएंट सैनिटेशन है, उसके कारण हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है. मच लेस इज नोन अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ हैजार्डस केमिकल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू दीज थ्री. जो केमिकल से जो हेल्थ पर असर पड़ता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एयर पॉल्यूशन, पुअर वाटर क्वालिटी एंड इनसफिशिएंट सैनिटेशन, ठीक है. इन तीनों की वजह से सबसे ज्यादा हेल्थ पर असर पड़ता है. नाउ these days the noise is an emerging environment and health issue, ठीक है. आजकल नॉइस की वजह से भी बहुत पॉल्यूशन होता जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है. So this is another an emerging environment and health issue. Then climatic change, depletion of stratospheric ozone, जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में अर्थ के. Then loss of biodiversity and land degradation, these can also affect human health, ठीक है. ये और ये इश्यूज हैं कुछ जिनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ रहा है. The related health impacts include respiratory and cardiovascular diseases, cancer, asthma and allergies, as well as reproductive and neurodevelopmental disorders, ठीक है. बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं हमारी? सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. कैंसर, अस्थमा, एलर्जीज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स. उसके बाद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में बेसिकली ये चीजें आ गई आपकी, ऑटिज्म हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गई, डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, और लर्निंग एबिलिटीज पे फर्क पड़ रहा है, मेमोरी पे फर्क पड़ रहा है. ये सारी आपकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आती हैं. Then human health has always been threatened by natural hazards such as storms, floods, fires, landslides and droughts. Human health का फर्क इनकी वजह से भी हो रहा है. ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट इनकी वजह से, ये सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं हमारी, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, फायर्स, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स हो गए, their consequences are being worsened by the lack of preparedness and by human actions such as deforestation, climatic change and biodiversity loss. ये किसके कारण ज्यादा बढ़ता जा रहा है? कॉजेज क्या है इसके? मेन यही है, ह्यूमन एक्शंस जो हो रहे हैं हमारे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से हम जंगल काट देते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसकी वजह से. ये सारे मैंने जो चीजें हैं पॉल्यूशन वाले यूनिट में कवर हो चुकी हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो अगर हम इन डिजास्टर्स के लिए, इन नेचुरल कैलेमिटीज के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब, अभी तो टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई है, हमें साइक्लोन्स वगैरह का पहले से पता लग जाता है, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर इट. बट अगर जो है अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, सुनामी हुई, इन चीजों का हम जो है पहले से अगर नहीं पता लगा, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो जाता है. उसके बाद है एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न. Environmental health concern. Environmental health addresses all human health related aspects of the natural environment and the built environment. जब हम environmental health की बात करते हैं तो इसमें जो भी natural environment और built environment का effect आता है, impact होता है human health पे, हम उस चीज की बात करते हैं, ठीक है. तो एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स इंक्लूड, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि एयर क्वालिटी हो गई हमारी, इंक्लूडिंग बोथ एम्बिएंट आउटडोर एयर एंड इंडोर एयर क्वालिटी, विच आल्सो कंप्राइजेस कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल टबैको स्मोक. जो मान लीजिए अब बाहर जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर
का तो रहेगा, साथ में घर में अगर कोई आपके घर में स्मोक करता है, ठीक है, घर में आप जो है इस तरह की एक्टिविटीज करते हो, या आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें जो है जैसे आप कोल या फ्यूल इस तरह का यूज करते हो, ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि एनवायरमेंटल हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड हैं। तो एयर क्वालिटी आप दोनों तरह की देखोगे, आउटडोर एयर क्वालिटी यानी आपके आसपास की जो है हवा, और आपकी इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ। क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं ड्यू टू वेरियस पॉल्यूशंस, ठीक है, और उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, किसी भी डिजास्टर के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, ठीक है, और आपका डिजास्टर रिस्पॉन्स कितना है, ठीक है। उसके बाद है फूड सेफ्टी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हम जब भी कोई फूड चाहे वो पैकेजिंग में है, ड्राई फूड है, या किसी भी तरह का कोई भी मील है, ठीक है, तो उसका हम जब से वो जहाँ पे हमने वो ग्रो किया है खेतों से लेके, और जब वो हमारी टेबल पे आता है वहां तक, हमारा उसमें एग्रीकल्चर में भी देखेंगे कि उसमें कितनी सेफली वो पैदा किया गया है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट और प्रिपरेशन किस तरह की है, ठीक है, तो ये पैकेजिंग किस तरह की है, ये सारी फूड सेफ्टी में इंक्लूड होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग, होलसेल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड, ये मैंने बता दिया है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई है किसी भी खाने के सामान की, फूड की। होलसेल या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, ठीक है, पैकेजिंग कैसे हुई है उसकी, कैसे हाथ गंदे हाथों से या जो है उसमें जो है कोई मिलावट की गई है, ठीक है, किसी तरह की, और उस फूड को सेल किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें डिसाइड करती हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आएगा हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट में। हैजार्डस वेस्ट जो होता है हमारा, यहाँ पे हम हॉस्पिटल वेस्ट की भी बात करेंगे, और दूसरे जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जहाँ पे हैजार्डस वेस्ट मटेरियल निकलता है उनकी भी बात करेंगे। तो जो भी हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट होता है हमने वो अच्छे से करना है। देन कंटेमिनेटेड साइट रिमीडिएशन, मतलब जो जो उस हैजार्डस वेस्ट मटेरियल से कंटेमिनेट हुई है साइट्स, जो भी जगह वहां से कंटेमिनेट हुई है उसको हमने रिमीडिएट मतलब फिर से पहले की तरह करना है, उसको जो है कंटेमिनेशन फ्री करना है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा प्रिवेंशन ऑफ लीक्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स होते हैं किसी भी हैजार्डस मटेरियल के, ठीक है, उसको उसकी लीकेज से हमने बचना है, ठीक है। उसके लिए हमने जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं वो करने हैं ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके लीकेज को। एंड द प्रिवेंशन ऑफ हैजार्डस मटेरियल releases to the environment and the responses to emergency situations resulting from such releases। जो hazardous material जो environment में release हो रहे हैं उनको हमने ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन जो है उनकी करनी है, और इमरजेंसी सिचुएशंस में हमने रिस्पॉन्सेस अपने तैयार रखने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रिलीज हो जाता है, जैसे हमने न्यूक्लियर जो है वो पढ़े थे, डिजास्टर की बात की थी, न्यूक्लियर जो मटेरियल है अगर उसमें लीकेज हो जाती है तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहेंगे। ऐसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हैजार्डस मटेरियल की लीकेज की होने के चांसेस है या एनवायरनमेंट में रिलीज होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए हमने जो है पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है। उसके बाद है हाउसिंग इंक्लूडिंग सब स्टैंडर्ड हाउसिंग अबेटमेंट। हमने जो है हाउसिंग में देखना है, जो अगर सब स्टैंडर्ड हाउसेस है उनको हमने कम से कम करना है, और इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स एंड प्रिजन्स, जो जेल्स जो हमारी जेल है उनको जो है हमने टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना है, ताकि जो है वहां पे जो कैदी हैं उनके भी
जो हेल्थ है उस पे गलत इफेक्ट, इल इफेक्ट ना है, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग में जो हमने क्या देखना है कि सब स्टैंडर्ड हाउसेस कैसे होते हैं। सब स्टैंडर्ड हाउसेस लाइक छोट वहां पे जो है फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, जगह कम है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, सैनिटेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारे हमारे सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में आएंगे, तो हमने उनका अबेटमेंट करना है, मतलब उन्हें कम करना है, ठीक है। उसके बाद है चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन। अगर जो छोटे बच्चे हैं उनमें लेड पॉइजनिंग ना हो, ये हमने प्रिवेंट करना है, उन पे ध्यान देना है, ठीक है। लैंड यूज प्लानिंग इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रोथ, जो हमारे पास जो जमीन है हमें उसको उसको किस तरह से यूज करें, उसको स्मार्टली हम किस तरह से यूज करें, इस चीज के लिए हमने प्लान करना है। देन लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, जो लिक्विड वेस्ट जो निकलता है, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट है, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इसमें हम सिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स देखेंगे और ऑन साइट वाटर वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम देखेंगे, सच एज सेप्टिक टैंक सिस्टम। हम इसके लिए प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करेंगे इन डिस्पोजल का, वेस्ट डिस्पोजल का। या तो सिटीज के लिए हमने जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाने हैं, या ऑन साइट अगर कोई डिस्पोजल सिस्टम हो सकता है सच एज सेप्टिक टैंक सिस्टम, घरों में हम लगवा सकते हैं। और दूसरा केमिकल टॉयलेट्स, ये जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं ये मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं, जिसमें कि टैंक भी साथ में होता है, उनका होल्डिंग टैंक जो होता है, जो एक्सक्रीटा है उस होल्डिंग टैंक में कलेक्ट हो जाता है और फिर केमिकल्स का यूज किया जाता है उस ऑर्डर को रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए ऑर्डर को। ये मोस्टली जो केमिकल टैंक्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह मूवेबल जो है टॉयलेट्स आपने देखे होंगे, तो वो सारे केमिकल टॉयलेट्स होते हैं। उसके बाद है मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, जो हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट मैनेजमेंट है और डिस्पोजल है वो सिस्टम अच्छा होना चाहिए। देन नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को हम कंट्रोल में करेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो होती है हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ उनके लिए होती है जो इंडस्ट्रीज में जो हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी हेल्थ पे हम ध्यान देते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक अलग ब्रांच है पब्लिक हेल्थ की, ठीक है, उसमें हम उनसे ही कंसर्न, उन पे ही फोकस करते हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज में या कंपनीज में काम करते हैं लोग, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इंडस्ट्रियल हाइजीन पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि अलग अलग ऑक्यूपेशन में अलग अलग हेल्थ रिलेटेड जो इम्पैक्ट होता है उसका रिस्क अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोल माइंस में काम करते हैं उनको क्या ज्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। जो आपके यहाँ पे जो कूड़ा उठाने के मान लीजिए काम करते हैं जो लोग, उनको ज्यादातर सैनिटेशन जो से रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं वो होने के जो ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इंडस्ट्रियल हाइजीन है इस पे भी हमने ध्यान देना है। देन रेडियोलॉजिकल हेल्थ, अब रेडियोलॉजिकल हेल्थ में जो टेक्नीशियंस होते हैं हमारे जो एक्सरेज वगैरह करते हैं या फिर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वाली जगहों पे काम करते हैं, तो इन लोगों को एक्सपोज होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए हमने रेडियोलॉजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। देन रिक्रिएशनल वाटर इलनेस प्रिवेंशन, जो रिक्रिएशनल वाटर इलनेस प्रिवेंशन में आते हैं, जैसे हम स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग, जहाँ रिक्रिएशन के लिए जो पानी वाटर जो रिक्रिएशन हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसकी वजह से जो इलनेस हो सकती है उस पे उसको हमने प्रिवेंट करना है। स्विमिंग पूल की सफाई, ठीक है, टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए, ठीक है, वाटर चेंज होना चाहिए। स्पाज हो गए जैसे ओशियन और फ्रेश वाटर बाथिंग प्लेस हो गए हमारे, जैसे कहीं हम जो हॉट स्प्रिंग जो है उसके लिए बाथिंग के लिए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी का चश्मा, ठीक है,
तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे भी जो है रेगुलर जो है सफाइयां होनी चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है वो सबके लिए जो है सेफ अवेलेबल होना चाहिए। देन टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर वेदर इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हाउसिंग, वर्क प्लेसेस, एयर, वाटर और सॉइल। जो टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर है इनमें से कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, हाउसिंग है हमारी जहां हम रहते हैं, वर्क प्लेस है हमारा, एयर है, वाटर है, सॉइल है, कहीं भी टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर्स कौन से हो गए, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एक एक इंसान से या एक एनिमल से, किसी भी लिविंग बीइंग से लेके दूसरे को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे मॉस्किटोज हो गए, रोडेंट्स हो गई, फ्लाइज हो गई, कॉकरोचेस हो गए, अदर एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स में ही आ जाएंगे ये आपके माइस वगैरह, रैट्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो है पैथोजेंस को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, उनको कहते हैं हम वेक्टर्स, ठीक है। जैसे डेंगू का मच्छर हो गया, डेंगू का मच्छर जो है डेंगू के वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट कर सकता है कैरी करके। तो हमने उन वेक्टर्स को कंट्रोल करना है। इन वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जो है हम सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो है पूरे ये इनके जो लार्वा होते हैं फ्लाइज के या मॉस्किटोज के, ठीक है, हम उनको खत्म कर सकते हैं ताकि ये जो है पैदा ही ना हो। उसके बाद है हम जो है उसके लिए स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, हम ओडोमॉस लगा सकते हैं, हम मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है वेरियस जो रोडेंट किलर्स एंड जो मॉस्किटो किलर्स हैं हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके हम वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट including landfills, recycling facilities, composting and solid waste transfer stations। हम solid waste management कैसे करेंगे? लैंडफिल्स के थ्रू, मैंने पहले बताया था लैंडफिल्स हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। रिसाइकलिंग फैसिलिटीज कुछ ऐसा सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम उनको रिसाइकलिंग फैसिलिटीज जो है ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें। उसके बाद है कंपोस्टिंग, खाद बनाना सॉलिड वेस्ट की। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन। सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जगह जगह स्टेशन बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर का कूड़ा एक जगह रखते हैं, ऐसे हमारी बिल्डिंग में कई सारे घर होंगे, ठीक है, वो सारा कूड़ा जो है एक गाड़ी में जाता है, वहां से एक जो पर्टिकुलर जगह है म्यूनिसिपैलिटी की वहां जाती है वो गाड़ी, वहां इकट्ठा करते हैं, फिर वहां से किसी और बड़ी जगह पे लैंडफिल पे लेके जाते हैं। तो लाइक दीज सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन होते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। तो ये थे हमारे एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें हमने पढ़ा एनवायरमेंट एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। उसमें हमारा कॉमन एनवायरमेंटल डिजीजेस भी आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी कोई नहीं जाएगा